नमस्कार। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान नवाचारों का आग्रही रहा है और इस क्रम में ज्ञान सुधा पर प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण सामग्री यहाँ पर छात्र हित में सतत जुटाई जा रही है। नवाचार एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ प्रतिभागियों के हित में अनेक नवाचार यहाँ पर कर रहा है और जो नवाचार एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ है उसी के द्वारा ज्ञान परख एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम, एक महत्वपूर्ण उपक्रम प्रतिभागियों के हित में शुरू किया गया है, जिसमें स्वयं के लिए परख अर्थात ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है और उसका केंद्र बिंदु है कॉलेज शिक्षा भर्ती परीक्षा सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा 2021 और यहाँ पर विभिन्न विषयों से संबंधित जो मॉडल प्रश्न पत्र हैं, जो मॉक टेस्ट सीरीज हैं, उनका सतत यहाँ पर उनको जारी किया जाएगा और प्रतिभागी जो है वो स्वयं को जांच सकते हैं, अपने तैयारी को जांच सकते हैं क्योंकि इसमें पूरे पाठ्यक्रम को समावेशित करते हुए बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से ये मॉक टेस्ट सीरीज जो श्रृंखला है वो यहाँ पर प्रारंभ की जा रही है। ज्ञान परख इस उपक्रम का नाम है और ज्ञान परख हेतु नवाचार और विकास प्रकोष्ठ ने एक विस्तृत संकल्पना यहाँ पर बनाई है और उसी की परिणति है कि ये मॉक टेस्ट सीरीज यहाँ पर आयोजित की जा रही है, पूर्णतया वैज्ञानिक तरीके से आयोजित की जा रही है, जिसमें कम समय में अधिकाधिक प्रश्न किस तरह छात्र जुटा सकते हैं क्योंकि ऑनलाइन माध्यमों की अपनी बाध्यता होती है, वहाँ डेटा की एक बड़ी समस्या होती है। तो इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अत्यंत ही वैज्ञानिक और सूक्ष्म चिंतन से विचार करते हुए इन ज्ञान परख परीक्षा का आयोजन यहाँ पर छात्र हित में किया जा रहा है। इसी क्रम में प्रश्न पत्र समीक्षा सत्र भी एक नई पहल है और इसमें जो प्रश्न पत्र हैं उनकी समीक्षा और तथ्य जुटाने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। हम आज बात करेंगे हिंदी के प्रथम प्रश्न पत्र की, जो कि आज आयोजित किया गया था और इसके अंतर्गत 100 प्रश्न यहाँ पर समावेशित किए गए हैं, जो कि विषय विशेषज्ञों की एक टीम के द्वारा जिसका चयन किया गया है और पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए इन प्रश्नों का चुनाव किया गया है। पहला ही प्रश्न, चूंकि हिंदी भाषा और साहित्य दोनों से संबंधित यहाँ पर प्रश्न है, तो पहला प्रश्न है कि मानक हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं। एक दृष्टि से देखा जाए तो ये प्रश्न अपूर्ण लग सकता है, लेकिन यदि हम भोलानाथ तिवारी की शरण लेते हैं और अन्य भाषाविदों की यदि हम शरण लें तो वहाँ पर मानक हिंदी के अंतर्गत जैसे कि भोलानाथ तिवारी हैं, वो पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी 2 उपभाषाओं को मानते हैं। जैसा कि विदित है, हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और यदि देखा जाए तो जो 5 उपभाषाओं में पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी और बिहारी को शामिल किया गया है और इस दृष्टि से जब हम पूर्वी हिंदी की उपबोलियां देखते हैं तो वो उपभाषा की 3 बोलियां वहां पर निकलती है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसी तरह यदि पश्चिमी हिंदी की बोलियां देखें तो कौरवी, जिसे खड़ी बोली भी कहा जाता है, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और हरियाणवी। ये 5 बोलियां पश्चिमी हिंदी की निकलती है। तो इस तरह पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी की 3 और 5 8 बोलियां यहाँ पर तय होती है और उस दृष्टि से यदि उत्तर देखा जाए तो उत्तर बैठता है बी और 8 इसकी सही विकल्प है। चूंकि हम जानते हैं हिंदी की यदि बोलियों को देखा जाए जो 8वीं अनुसूची में शामिल है, वहाँ 22 बोलियां समावेशित होती है, लेकिन मानक हिंदी की जब बात करते हैं, भोलानाथ तिवारी के अनुसार जब बात करते हैं तो वहाँ पर 8 बोलियों का विकल्प सही बैठता है।
दूसरा प्रश्न है कि राजभाषा नियम 1976 में भारत संघ को कितने वर्गों में विभक्त किया गया है? तो राजभाषा नियम 1976 राजभाषा संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग नियम 1976 है, जो कि समय-समय पर बाद में संशोधित होता रहा 1987 में, 2007 में और 2011 में। और इसमें जो नियम रहे उनका संक्षिप्त नाम राजभाषा नियम 1976 है। इसका विस्तार तमिलनाडु राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है और इन नियमों में यथासंभव देखा जाए तो केंद्र सरकार के कार्यालय के अंतर्गत जितने भी मंत्रालय, विभाग और कार्यालय आते हैं वो सभी समावेशित इसमें होते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है कि भारत संघ को कितने वर्गों में विभक्त किया गया? तो भारत संघ को पूरे यदि देखा जाए तो 3 वर्गों में यहाँ पर वर्गित किया गया। ये पहला विकल्प यहाँ पर सही बैठता है कि भारत संघ को कितने वर्गों में यहाँ पर विभाजित किया गया। तो मोटे तौर पर यदि देखा जाए तो 3 वर्गों में यहाँ पर विभक्त किया गया है। नागरी लिपि के मानकीकरण के सर्वाधिक प्रयासों का संबंध किस प्रांत से हैं? तो नागरी लिपि के मानकीकरण के यदि प्रयास देखा जाए तो सर्वाधिक प्रयास वहाँ पर उत्तर प्रदेश में हुए हैं और इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है वो विकल्प सही बैठता है। इस विकल्प का चुनाव करना चाहिए और इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश विकल्प बिल्कुल सही बैठता है। अगला प्रश्न यदि देखें तो जो चौथा प्रश्न है कि मानव का विशेषण रूप क्या होगा? तो यदि मानव का विशेषण रूप देखा जाए तो मानव का विशेषण रूप मानवीय बनता है, मानवता नहीं, मनुष्य नहीं, मानकीकरण नहीं। ये शब्द रूप जरूर हैं लेकिन विशेषण रूप की दृष्टि से देखा जाए तो मानवीय ही जो विशेषण है, जो मानव से संबंधित है वो मानवीय। तो सी विकल्प यहाँ पर सही बैठता है। अशुद्ध वाक्य का चयन हमें करना है और अशुद्ध वाक्य का चयन करते हुए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ताजमहल की सौंदर्यता कभी कम नहीं होगी, ये पहला विकल्प है। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। मैं प्रातःकाल घूमने जाता हूँ, केले को छीलकर बच्चे को खिलाओ। यहाँ पर ये अनुस्वार नहीं आएगा। तो ये 4 विकल्प है। यदि इनमें देखा जाए तो ताजमहल की सौंदर्यता कभी नहीं कम नहीं होती, ताजमहल का सौंदर्य कभी नहीं कम होता, या तो इस तरह होना चाहिए या सुंदरता की बात होनी चाहिए थी। सौंदर्यता जो शब्द है वो यहाँ पर गलत प्रयोग किया गया है। इस दृष्टि से अशुद्ध वाक्य यदि हम देखें तो ए विकल्प जो है वो अशुद्ध ठहरता है। ताजमहल की सौंदर्यता कभी कम नहीं होती। अगला प्रश्न है कि लड़की घर के भीतर सो रही है, वाक्य में कौन सा अवयव है? तो लड़की घर के भीतर सो रही है, इसमें संबंध बोधक अवयव है। यहाँ समुच्चय बोधक की बात नहीं है, ना ही विस्मयादि बोधक, ना ही क्रिया विशेषण। घर के भीतर की बात है तो संबंध बोधक अवयव यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। इस दृष्टि से विकल्प जो है सी का चुनाव यहाँ पर प्रतिभागियों को करना चाहिए। कन्नौजी, भोजपुरी, बघेली, बुंदेली से घिरी हुई हिंदी की बोली कौन सी है? तो ये बात यदि देखी जाए तो अवधी की बात आती है, क्योंकि अवधी जो है वो जो क्षेत्र है वो कन्नौजी, भोजपुरी, बघेली, बुंदेली इन सभी बोलियों से घिरा हुआ, भौगोलिक क्षेत्रों से घिरा हुआ नजर आता है। इसलिए यहाँ पर अवधि जो विकल्प है वो पूर्ण रूपेण सही बैठता है। अगला जो प्रश्न है कि विजयनगर के राजाओं ने नंदी नागरी लिपि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसमें किया था? तो ये प्रश्न यदि देखा जाए तो यहाँ पर जो प्रयोग उन्होंने किया वो दान पत्रों में उनका ये प्रयोग नजर आता है, जो विजयनगर के राजा यहाँ पर निरंतर कर रहे थे। तो दान पत्रों में उन्होंने नागरी लिपि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। खड़ी बोली को हिंदुस्तानी किसने कहा है? तो खड़ी बोली को हिंदुस्तानी
कहने वाले सुनीति कुमार चाटुर्य हुए हैं, जो महत्वपूर्ण भाषा वैज्ञानिक हुए हैं और उन्होंने ही खड़ी बोली को हिंदुस्तानी कहकर पुकारा है। भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी ही जो लिंक लैंग्वेज के रूप में, संपर्क भाषा के रूप में न केवल भारत वरन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काम अब कर रही है। तो हिंदी यहाँ पर लिंक लैंग्वेज है, संपर्क भाषा है, भारत की महत्वपूर्ण भाषा है जो राष्ट्रभाषा और राजभाषा का दर्जा भी प्राप्त लगभग कर चुकी है। अगला प्रश्न जो हम देख रहे हैं वो है संविधान निर्माण काल में अष्टम अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या है। तो चूंकि ये प्रश्न कहता है कि संविधान निर्माण काल में, तो संविधान निर्माण का जो समय रहा है उस समय अष्टम अनुसूची में 14 भाषाएं सम्मिलित थी और वर्तमान में यदि देखें तो अष्टम अनुसूची में जो सम्मिलित भाषाओं की संख्या है वो 22 है। तो ये प्रश्न दो तरह से पूछा जा सकता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं शामिल है वो है असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। तो ये जब संविधान निर्माण काल का समय था तब जो 343 से 351 तक शामिल अनुच्छेद में जो आधिकारिक भाषाओं से संबंधित जो पक्ष था उस समय वो 14 भाषाएं वहाँ शामिल होती है और तदनंतर निरंतर अभिवृद्धि होती हुई 22 भाषाओं का समावेश वहाँ पर होता है। तो ये ध्यान देने योग्य बात है कि किसी भी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए यद्यपि कोई निश्चित मानदंड वहाँ पर नहीं है। तो इन भाषाओं में से 14 भाषाओं को संविधान के प्रारंभ में ही शामिल कर लिया गया था। 1967 में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 1992 में 71वें संशोधन अधिनियम द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया और फिर 2003 में जो 92 संशोधन हुआ उसमें जो कि 2004 से प्रभावी हुआ उसके द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो बहुत सारे प्रश्न इस एक प्रश्न में समावेशित होते हैं। यदि ये पूछा जाए कि वर्तमान में अष्टम अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है तो 22 और संविधान निर्माण काल में अष्टम अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है तो वो 14 ठहरती हैं। अगला प्रश्न है कि प्राणत्व की दृष्टि से ड वर्ण है। तो प्राणत्व की दृष्टि से जो ड वर्ण है वो अल्पप्राण व्यंजन की श्रेणी में ठहरता है। अल्पप्राण जो वर्ण है वो वे वर्ण होते हैं जिन्हें उच्चरित करते हुए जो श्वास है वो जो कम बाहर निकलता है। तो अल्पप्राण और महाप्राण तीव्र वेग से जब स्फोट के साथ जब उच्चरित किया जाता है तो वो महाप्राण वर्ण होते हैं। ड वर्ण जो है वो अल्पप्राण वर्ण की श्रेणी में आता है और अल्पप्राण वर्ण किसी भी जो हम वर्णमाला देखते हैं तो वर्णमाला में प्रथम, तृतीय और जो पंचम वर्ण है वो अल्पप्राण वर्णों की श्रेणी में रखे जाते हैं। तो यहाँ पर जो विकल्प है वो पहला ए सही होता है क्योंकि अल्पप्राण व्यंजन या अल्पप्राण वर्ण वे होते हैं जिन्हें बहुत कम वायु प्रवाह के साथ बोला जाता है। दंत मूल नहीं है। देखिए दंत मूल जो है इसे दंतव्य की दृष्टि से नहीं, यहाँ वर्त से जो व्यंजन है वो दंत मूल व्यंजन कहे जाएंगे। तो यहाँ पर इन विकल्पों में जब हम देखते हैं तो दंत मूल त नहीं है क्योंकि त दंतव्य माना जाता है। जो त वर्ग पूरा है त, थ, द, ध, न जो दंतव्य माना जाता है और इसके अलावा न, ल, र, स जो है वो दंत मूल माने जाते हैं। तो यहाँ दंत मूल नहीं है तो डी जो विकल्प है वो दंत मूल नहीं है की श्रेणी में यहाँ पर आता है। डी सही है। इसके पश्चात है कि संध्यक्षर स्वर कौन से हैं। तो संध्यक्षर स्वर जानने के लिए संध्यक्षर क्या होता है पहले तो ये जानना आवश्यक है। तो संध्यक्षर में जो दो क्रमागत
स्वर हैं वो साथ आते हैं, तो दो क्रमागत स्वर ध्वनियों को संध्यक्षर कहा जाता है जब वो एक ही अक्षर में मौजूद हो। तो एक ही अक्षर या एक ही सिलेबल में मौजूद दो क्रमागत स्वर ध्वनियों को संध्यक्षर या द्विस्वर संध्यक्षर कहा जाता है। और इसमें यदि हम विकल्प देखें तो 14 में सी विकल्प ए जो है वो सही बैठता है, तो सी का चुनाव करना चाहिए। इसके पश्चात यदि देखा जाए तो लिए गए 4 विकल्पों में से एक अशुद्ध है, उसका चयन कीजिए। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो जागृत, जागृति, चहारदीवारी और गृहिणी ये शब्द मिलते हैं। यहाँ पर यदि शुद्धता की दृष्टि से देखा जाए तो जागृत लिखा जाना चाहिए। ग में र का समावेश होता है, ना कि ऋषि का, तो जागृत बनता है, इसलिए ए विकल्प यहाँ पर सही माना जाना चाहिए। इसके पश्चात 24 शब्द में समास प्रयुक्त हुआ है, तो 24 को जब देखते हैं तो 20 और 4 इस तरह विग्रह होता है। तो 20 और 4 जो विग्रह किया वो द्वंद्व समास का बनता है, और द्वंद्व में भी इतरेतर द्वंद्व का बनता है, इसलिए बी विकल्प यहाँ पर सही है। 20 और 4 24। विकल्प यहाँ पर जो दिया गया है, जो जिन विकल्पों को हम देख रहे हैं, तो पहला कमलासन है, दूसरा पुंडरीकाक्ष है, तीसरा रुद्राक्ष है, और जो अंतिम विकल्प है वो सुक्ति, सुउक्ति जो श्रेष्ठ कथन है उससे संबंधित है। पहले तो रुद्राक्ष जो लिखा जाए वो छोटा ऊ ही लिखा जाना चाहिए, दीर्घ ऊ नहीं। दूसरी बात यहाँ पर जब आती है, ये अधिकांश ये गलती होती है, तो पुंडरिक अक्ष बनता है, रुद्र के समान अक्ष नहीं होकर अक्षी यहाँ पर जुड़ेगा। और जब उस तरह देखते हैं तो ये जो विकल्प यहाँ पर जो अर्थ निकलता है, पुंडरीकाक्ष यदि देखें तो पुंडरीक कहते हैं कमल को कमल के समान जिसके अक्ष नहीं है, अक्षी है, तो यहाँ पर अक्षी होगा, इसे अक्षी यहाँ पर लिखा होना चाहिए। तो और उससे जब बनेगा तो जिस तरह कमलाक्ष बनेगा उसी तरह पुंडरीकाक्ष, इसी तरह रुद्राक्ष बनेगा। सुक्ति सही है। कमलासन, आसन जो है कमल का आसन होता है, कमला का नहीं, तो इस दृष्टि से यदि असंगत विकल्प देखना है तो ए विकल्प जो है वो असंगत माना जाएगा, कमलासन। तो यहाँ पर ये ध्यान रखें कि पुंडरीक और अक्षी के निर्माण से पुंडरीकाक्ष यहाँ पर बनेगा। रुद्र जो लघु ऊ यहाँ पर है, रस्व ऊ, तो रुद्र और अक्षी के निर्माण से रुद्राक्षी, रुद्र के समान जिसके नेत्र हैं वो रुद्राक्षी यहाँ पर होगा। और यहाँ पर जो असंगत विकल्प है वो कमलासन होगा। इस दृष्टि से ए विकल्प जो है उसका चुनाव प्रतिभागियों को करना चाहिए। अगला जो प्रश्न है कि राजपूताना की सम्मिलित बोलियों का राजस्थानी नाम के प्रस्तोता कौन है, तो वहाँ पर यदि देखा जाए तो जो राजस्थानी नाम के प्रस्तोता रहे हैं वो ग्रियर्सन रहे हैं। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान उन्होंने लिखा है, और ग्रियर्सन जो है राजस्थानी नाम के प्रस्तोता रहे हैं। तो जब भाषा का अध्ययन करते हैं तो ये चीज़ें सहज ही ध्यान में आ जाती है। अगला जो प्रश्न है कि वह संयुक्त व्यंजन जिसको मानक हिंदी वर्णमाला में मान्यता नहीं मिली है, तो उसे जब हम देखा जाए तो द्य, जो ये संयुक्त व्यंजन है जो द और य को मिलाकर द्य बना है, इसे हिंदी वर्णमाला में, मानक हिंदी वर्णमाला में मान्यता नहीं है। जब हम क्षय की बात करते हैं, क और श को मिलकर त और र को मिलकर त्र, ज और य को मिलकर ज, लेकिन जो द्य है उसे हिंदी वर्णमाला, मानक हिंदी वर्णमाला में मान्यता नहीं मिली है। तो इस दृष्टि से जो डी विकल्प है वो सही होता है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त वाक्य के संबंध में असत्य कथन है। तो संयुक्त वाक्य के संबंध में जब हम देखते हैं तो इसके उपवाक्य परस्पर व्यधिकरण समुच्चय बोधकों से जुड़े होते हैं, यह अनिवार्यता नहीं है, पहला ही गलत हो जाता है। आगे यदि हम देखते हैं तो इसमें एक से अधिक विधेय होते हैं, संयुक्त वाक्य में बिल्कुल सही है।
इसमें एकाधिक उपवाक्य होते हैं, बिल्कुल सही है। इसमें उपवाक्य परस्पर समानाधिकरण समुच्चय बोधकों से जुड़े होते हैं, ये भी सही है। समानाधिकरण समुच्चय बोधकों से जुड़े होंगे, न कि व्यधिकरण समुच्चय बोधकों से, और इस दृष्टि से ए जो विकल्प है वो सही बैठता है। अगला जो प्रश्न है कि निम्न में से असत्य कथन का चयन करें। काव्यशास्त्रीय प्रश्न है, और जब हम काव्यशास्त्र से संबंध में देखते हैं तो विभिन्न काव्यांगों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो पहला विकल्प आता है कि संस्कृत काव्यशास्त्र का प्रथम उपलब्ध ग्रंथ नाट्यशास्त्र है, निसंदेह सही है। भरत मुनि इसके रचयिता है, और भरत मुनि का जब समय देखते हैं तो 3री सदी ईस्वी पूर्व से 3री सदी के बीच माना जाता है, यह भी विकल्प सही है। अंतिम प्रख्यात ग्रंथ रसगंगाधर काव्यशास्त्र का माना जाता है, और जो अगला विकल्प है कि रसगंगाधर के प्रणेता विश्वनाथ हैं, तो रसगंगाधर के प्रणेता विश्वनाथ नहीं है, जगन्नाथ माने जाते हैं रसगंगाधर के रचयिता। तो यहाँ पर जो विकल्प असंगत ठहरता है वो डी विकल्प ठहरता है, और यहाँ पर जब हम पंडित राज जो जगन्नाथ हैं, ये ध्यातव्य है। ये प्रश्न अलग से पूछा जा सकता है कि रसगंगाधर के प्रणेता कौन है, तो पंडित राज जगन्नाथ, और यहाँ सही विकल्प, चूंकि ये असंगत है, असत्य कथन है, इसलिए डी विकल्प सही ठहरता है। अगला यदि प्रश्न देखें तो निम्न में से किस आचार्य ने अलंकार सिद्धांत को नहीं माना है। तो यदि हम देखें, भामा अलंकारवादी आचार्य हैं, दंडी भी अलंकार को मानते हैं, विश्वनाथ अलंकार को मानते हैं, लेकिन वहां पर यदि हम देखें तो विश्वनाथ अलंकारों को उतना नहीं अपनाते हैं, वो रस की बात अधिक करते हैं। उद्भट, रुद्रट, भामह, दंडी ये सभी अलंकार सिद्धांत को अपनाते हैं, लेकिन विश्वनाथ नहीं अपनाते, इसलिए इस प्रश्न में जो विकल्प है वो विश्वनाथ सही ठहरते हैं, और सी विकल्प यहाँ पर सही संगत ठहरता है। काव्यालंकार सूत्र वृत्ति किसकी रचना है। तो यहाँ पर काव्यालंकारों से संबंधित या फिर जो काव्यशास्त्र से संबंधित जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है, चाहे काव्यालंकार है, इन सभी ग्रंथों के रचयिता अक्सर पूछ लिए जाते हैं। और जब हम काव्यालंकार सूत्र वृत्ति की बात करते हैं, चूंकि वृत्ति रीति से संबंधित है, ये एक ट्रिक हो सकती है, और आचार्य वामन जो है रीति संप्रदाय के प्रणेता माने जाते हैं, तो इस दृष्टि से काव्यालंकार सूत्र वृत्ति वामन की रचना ठहरती है। आनंदवर्धन की रचना निम्न में से कौन सी है, ये अगला प्रश्न आता है। और आनंदवर्धन की रचना यदि हम देखें तो ध्वन्यालोक लोचन नहीं है, वक्रोक्ति जीवितम नहीं है, काव्यालंकार सूत्र वृत्ति जैसा कि हमने देखा वामन की रचना है, तो ध्वन्यालोक जो है वो आनंदवर्धन की रचना ठहरती है, और इस दृष्टि से जो बी विकल्प है वो सही ठहरता है। काव्य प्रकाश किसकी रचना है। तो काव्य प्रकाश जैसा कि हमने देखा वामन की काव्यालंकार सूत्रवृत्ति है, विश्वनाथ रस से संबंधित रचना लिखते हैं, दंडी काव्यादर्श लिखते हैं। तो काव्य प्रकाश जो रचना ठहरती है वो आचार्य मम्मट की ठहरती है, और इस दृष्टि से बी विकल्प सही ठहरता है। अभिनव गुप्त मूलतः क्या थे। अभिनव गुप्त मूलतः आचार्य थे, कवि थे, नाटककार थे या टीकाकार थे। तो अभिनव गुप्त जो आनंदलोक के उस ग्रंथ ध्वन्यालोक की टीका लिखते हैं, तो टीकाकार के रूप में माने जाते हैं, और अभिनव गुप्त मूलतः टीकाकार माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि औचित्य विचार चर्चा किसकी रचना है। तो जब हम काव्यांगों की बात करते हैं, रस भरत मुनि लेकर आते हैं, अलंकार भामह लेकर आते हैं, रीति वामन लेकर आते हैं, और जब औचित्य संप्रदाय की बात करते हैं तो औचित्य संप्रदाय क्षेमेंद्र लेकर आते हैं, और इसी तरह औचित्य विचार चर्चा भी रचना जो है क्षेमेंद्र की ठहरती है। उद्भट अलंकारवादी आचार्य हैं, अलंकार संबंधित ग्रंथ लिखा है, और क्षेमेंद्र ने औचित्य विचार चर्चा लिखी है, तो इस दृष्टि से बी विकल्प सही ठहरता है। अगला प्रश्न यदि देखें तो धनंजय व धनिक ने साधारणीकरण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर जो धनंजय और धनिक जो साधारणीकरण, जो रस की एक विशेष अवस्था है जिससे कवि से होता हुआ सामाजिक तक जो रस की परिणति होती है, तो वहाँ परित्यक्त विशेष शब्द का प्रयोग धनंजय और धनिक करते हैं। ये प्रश्न
विशेष उल्लेखनीय हैं। ध्यान रखा जाना चाहिए कि परित्यक्त विशेष शब्द का प्रयोग धनंजय और धनिक करते हैं। प्रयाण रस की प्रतिष्ठापना किसने की? यदि प्रयाण रस की बात करें तो जो रुद्रट हैं वो प्रयाण रस की प्रतिष्ठापना करने वाले आचार्य नजर आते हैं। रुद्रट यूँ तो अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं, लेकिन जब वो बात करते हैं तो प्रयाण नामक नवीन रस की उद्भावना रुद्रट यहाँ पर पहल करते हैं। और प्रयाण नामक नवीन रस जब माना जाए तो वहाँ पर जो अभिधा और जो भावकत्व योजना से अतिरिक्त जो एक नया रस वहाँ पर माना गया वो प्रयाण रस माना गया, और रस के रूप में प्रयाण का उल्लेख रुद्रट यहाँ पर पहल करते हैं। तो ए विकल्प यहाँ पर सही ठहरता है। अगला प्रश्न यदि देखें तो निम्न में से एक विद्वान ने रसों की संख्या 9 नहीं मानी है, तो वो कौन से विद्वान हैं जो रसों की संख्या 9 नहीं मानते हैं? तो यदि उस दृष्टि से यदि हम देखें तो रुद्रट जो हैं वो रसों की संख्या 9 नहीं मानते हैं। रुद्रट, जैसा कि हमने कहा, रुद्रट अलंकारवादी आचार्य हैं, लेकिन रस के संबंध में भी उन्होंने महत्वपूर्ण उद्भावनाएं की है। और रुद्रट अपने काव्यशास्त्र के जो ग्रंथ में यदि हम देखें तो जो 16 अध्यायों में विभक्त है वहाँ पर वो 9 रसों के स्थान पर 10 रस मानते हैं। इसलिए यदि हम विकल्प का चुनाव करेंगे तो वहाँ पर रुद्रट सही विकल्प बैठता है। तो बी जो विकल्प है वो सही है, क्योंकि वो 10 मानते हैं, वो 9 नहीं मानते हैं। इस दृष्टि से ये विकल्प सही है। अगला प्रश्न यदि देखें तो धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोदात्त और धीरोदत्त आदि रसों की जो परिकल्पना किसने की थी? यदि ये प्रश्न देखा जाए तो धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोदात्त और धीरोदत्त आदि रसों की कल्पना की बात यहाँ पर की जा रही है। तो जो भोज हैं उन्होंने इन रसों की बात पहल कही। यद्यपि पुरुष के रूप में तो इन्हें देखा जाता है, नायक के रूप में देखा जाता है, लेकिन रसों के रूप में जब हम बात करते हैं तो वो भोज ये बात करते हैं कि नायक के भेद के अतिरिक्त जो यहाँ पर देखा जाए तो रसों की परिकल्पना कौन करता है, तो भोज ये परिकल्पना करते हैं। वत्सल रस को शामिल कर कुल 10 रस मानने वाले विद्वान कौन से थे? तो यदि इस दृष्टि से देखा जाए तो जगन्नाथ नहीं ठहरते, राजशेखर नहीं ठहरते, वाग्भट नहीं ठहरते, आचार्य विश्वनाथ 10 रस मानते हैं और वत्सल रस को, वात्सल्य को इसमें शामिल कर देते हैं। अगला प्रश्न जो ठहरता है कि भामह ने कितने अलंकारों का निरूपण किया? तो जब हम भामह की बात करते हैं, और भामह जो अलंकारवादी आचार्य है, प्रस्तोता आचार्य हैं, तो ये 37 अलंकारों का निरूपण भामह करते हैं। और ये इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो सी विकल्प सही ठहरता है। आचार्य भरत मुनि के बाद जो प्रथम आचार्य भामह ही हैं जिनका काव्यशास्त्र पर काव्यालंकार जो ग्रंथ है वो उपलब्ध होता है। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। और ये अलंकार शास्त्र का प्रथम उपलब्ध ग्रंथ है। इसमें 37 अलंकारों का निरूपण वे करते हैं। भरत मुनि ने कुल कितने अलंकार माने हैं? तो भरत मुनि नाट्यशास्त्र में 4 अलंकारों का जिक्र करते हैं। और इस दृष्टि से यदि हम विकल्प देखते हैं तो वो ए जो विकल्प है वो सही माना जाता है। यदि हम देखें तो उपमा, रूपक, दीपक और यमक, इन 4 अलंकारों का जिक्र वे नाट्यशास्त्र में करते हैं। तो इस दृष्टि से ए विकल्प सही ठहरता है। विशिष्ट पद रचना रीति ही किस विद्वान की परिभाषा है? यदि प्रश्न देखें तो बहुत सामान्य सा प्रश्न नज़र आता है। काव्यशास्त्र का अध्ययन यदि कोई करता है तो वामन, चूँकि रीति
के प्रणेता हैं, रीति काव्यांग के प्रणेता हैं, रीतिशास्त्र के प्रणेता हैं, और वो ही ये कहते हैं कि विशिष्ट पद रचना रीति ही। तो यहाँ ए विकल्प जो है वो सही ठहरता है। भरत मुनि रसवादी आचार्य हैं, नाट्यशास्त्र लिखते हैं मम्मट, और भामह अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं। तो यहाँ पर वामन विशिष्ट पद रचना रीति ही कहते हैं। असत्य कथन का चुनाव करना है, काव्यशास्त्र से संबंधित प्रश्न फिर से बना है, और यहाँ पर यदि देखें तो वैदर्भी में सभी 10 गुण होते हैं, पहला विकल्प है। गोड़िये में 2 गुण होते हैं, पांचाली में 4 गुण होते हैं, और डी जो है सभी असत्य माना गया है। तो वहाँ पर यदि हम देखें तो वैदर्भी में सभी 10 गुण होते हैं, ये सही है। गोड़िये में यदि देखा जाए तो 2 गुणों की प्रधानता है। पांचाली में चूंकि वैदर्भी और गोड़ी के मध्य की है तो 4 नहीं, 4 से अधिक गुण यहाँ पर माने गए हैं, तो ये असत्य कथन ठहरता है। सी का चुनाव यहाँ पर होता है। असंबद्ध को चुनना है। यदि असंबद्ध कथन को देखें तो वैदर्भी, गोड़ी और पांचाली 3 रीतियाँ हैं, और वैदर्भी रीति की बात की जाए तो वो समास रहिता होती है, वो सामासिक कथन वहाँ पर नहीं होते हैं, या असमस्त पदा होती है, ये सही है। गोड़ी को समास बहुला कहा जाता है, ये भी सही है, सामासिक पद यहाँ पर होते हैं, बहुत अधिक समासों की योजना यहाँ पर रहती है। पांचाली को कोमल पदा कहा जाता है। तो इस तरह यदि देखा जाए तो तीनों ही जो पद हैं वो संबद्ध माने जाते हैं। तो यहाँ पर यदि विकल्प देखा जाए तो सी विकल्प यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न यदि देखें तो असत्य कथन का चयन फिर से करना है, और ये प्रश्न भी काव्यांगों से संबंधित है। तो यहाँ पर कुंतक को वक्रोक्ति सिद्धांत का प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है, बिल्कुल सही है। औचित्य के क्षेमेंद्र हैं, कुंतक वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रणेता हैं। भामह और दंडी की ग्रंथों में कुंतक के पूर्व ही वक्रोक्ति के पर्याप्त स्रोत मिलते हैं, बिल्कुल वक्रोक्ति काव्य जीवितम आदि जैसी उक्तियां मिलनी प्रारंभ हो जाती है। वामन, रुद्रट और आनंदवर्धन ने वक्रोक्ति को रस के रूप में ही स्वीकार किया था, बिल्कुल नहीं किया था, ये गलत हो जाता है। भामह वक्रोक्ति को व्यापक अर्थ में ग्रहण कर इसे अतिशयोक्ति का पर्याय मानते हैं, ये सही है। तो यहाँ पर जो विकल्प असंगत ठहरता है वो सी है कि वक्रोक्ति को वो रस के रूप में स्वीकार। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से असत्य कथन का चुनाव करें। तो दंडी ने समस्त वाङ्मय को 2 भागों स्वभावोक्ति और वक्रोक्ति में बांटा है, ये बिल्कुल सत्य है कि जो दंडी हैं वो स्वभावोक्ति और वक्रोक्ति में बांटते हैं, और वक्रोक्ति को अलंकार का मूल दंडी मानते हैं। वामन जो है वो वक्रोक्ति को एक अलंकार मात्र मानते हैं, ये भी सच है कि वामन ने वक्रोक्ति को एक अलंकार माना है। रुद्रट ने भी वक्रोक्ति को एक शब्दालंकार माना है, ये भी सत्य है। तो इस दृष्टि से यदि हम देखें तो कोई भी यहाँ पर असत्य नहीं है, सभी जो सही, ये यहाँ पर गलत है कि असत्य लिखा है। तो ये यहाँ पर डी विकल्प जो है वो गलत ठहरता है, क्योंकि दंडी वहाँ पर सभी अलंकारों का मूल मानते हैं। रुद्रट जो वक्रोक्ति को एक शब्दालंकार मात्र स्वीकार करते हैं, और वो कहते हैं काकू वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। तो यहाँ पर जो असंगत कथन यदि देखा जाए, या कोई जो कथन नहीं मिल रहा है वो यदि ये कहता है कि ये सभी गलत, तो यहाँ पर डी विकल्प का चुनाव होना चाहिए, क्योंकि बाकी तीनों ही कथन सत्य हैं। अगला जो प्रश्न है कि औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य किसे कहा जाता है। तो औचित्य सिद्धांत के जो प्रवर्तक आचार्य हैं क्षेमेंद्र हैं, जैसा कि हम जानते हैं। भामह अलंकारवादी आचार्य हैं, दंडी भी काव्यादर्श लिखते हैं, अलंकारवादी। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, तो क्षेमेंद्र जो हैं वो औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक ठहरते हैं। पाश्चात्य काव्यशास्त्र का मूल किसे माना जाता है, कहाँ माना जाता है, उद्गम कहाँ माना जाता है? एथेंस में, यूनान, इंग्लैंड या पोलैंड में? तो यूनान में पाश्चात्य काव्यशास्त्र का मूल माना जाता है, ये ध्यातव्य है, ध्यान रखना चाहिए।
आगे यदि देखा जाए कि साहित्य के संबंध में प्लेटो के विचार निम्न में से क्या नहीं है, तो यदि देखा जाए तो कवि की कविता अज्ञानता जन्य होती है। चूंकि प्लेटो मानते हैं कि जो सत्य से तिगुनी दूरी पर जो कवि है वो होता है, तो इसीलिए कविता अज्ञानता जन्य होती है। साहित्य सत्य से दूर होता है, साहित्य हानिकारक होता है, साहित्य को श्रेष्ठ नहीं मानते हैं। तो जो प्लेटो के जो विचार है वो तीनों ही सही है, इसलिए डी विकल्प यहाँ पर सही ठहरता है। अगला जो प्रश्न है कि अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो के सिद्धांतों के निम्न में से क्या खंडन नहीं किया है, तो साहित्य अनुकरण नहीं अपितु नवीन सर्जना करता है। कविता में इतिहास की अपेक्षा अधिक सार्वभौमिक व व्यापक तत्व होते हैं। साहित्य वासनाओं का संपोषण नहीं विरेचन करता है। इन तीनों ही बातों को अरस्तु कहते हैं और ये खंडन किया है, तो सभी सही है, यहाँ पर बी और डी विकल्प सही ठहरता है। लॉन्जाइनस को प्रथम स्वच्छंदतावादी या सौंदर्यवादी समीक्षक किसने कहा है, तो जेम्स स्कॉट जो है, ए विकल्प यहाँ पर सही ठहरता है। जेम्स बॉन्ड नहीं, हेनरी नहीं, स्कॉट वॉल्टर नहीं, ये गलत हैं। जेम्स स्कॉट ने लॉन्जाइनस को प्रथम स्वच्छंदतावादी आचार्य कहा है। अगला जो प्रश्न है वो ये कहता है कि हमें अरस्तु का अंधानुकरण नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी विवेकपूर्ण समीक्षा करके ही उसके मतों को स्वीकार करना चाहिए। ये कथन किसका है, तो विवेश ये कथन कहते हैं और ए विकल्प यहाँ पर सही ठहरता है। तीनों विकल्प, अन्य तीनों विकल्प नहीं। अगला जो प्रश्न है कि लिरिकल बैलेट्स जिसकी रचना 1798 ईस्वी में हुई, वो किसकी रचना है, तो लिरिकल बैलेट्स वर्ड्सवर्थ ने लिखा है और ये वर्ड्सवर्थ की रचना है। लिरिकल बैलेट्स को यदि हम देखें, ये पाश्चात्य काव्य शास्त्री हैं जिनकी हम रचनाओं का अध्ययन हम यहाँ पर कर रहे हैं, पाठ्यक्रम में समावेशित हैं। और लिरिकल बैलेट्स की बात करें तो वो वर्ड्सवर्थ ने लिखा है और विलियम वर्ड्सवर्थ की ये रचना है जो कि 1798 ईस्वी में रची गई। काव्य रचना के पीछे कलात्मक प्रेरणा ना होकर दैवी प्रेरणा होती है। यदि ये प्रश्न देखा जाए तो इसके जो रचयिता, इसके जो प्रस्तोता हैं वो प्लेटो इसके सही उत्तर हैं। अरस्तु, इलियट, टैन नहीं होकर प्लेटो ने ये कथन कहा है कि काव्य रचना के पीछे कलात्मक प्रेरणा ना होकर दैवी प्रेरणा रहती है। अगला प्रश्न है कि मिमेसिस शब्द के लिए हिंदी में अनुकरण शब्द का प्रयोग किया गया है, तो यदि हिंदी में अनुकरण है तो अंग्रेजी में किस शब्द का प्रयोग है, तो चूंकि दोहराव से है ये शब्द, कॉपी से है, तो इमिटेशन जो शब्द है वो प्रयुक्त होता है अंग्रेजी में, तो ये ध्यान रखा जाना चाहिए और प्लेटो ने इसका प्रयोग किया है। यदि अगला प्रश्न देखें तो किसी वस्तु के तीन रूप आदर्श, वास्तविक और अनुकरणात्मक किसने माने हैं, तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो अरस्तु इसे लेकर आते हैं। जॉन लॉक, प्लेटो और इलियट नहीं, बल्कि अरस्तु ने ये बात कही है, तो अरस्तु ने तीन रूपों को माना है, तो ए विकल्प यहाँ सही ठहरता है। उदात्तता साहित्य के सब गुणों से महान है। ये वह गुण है जो अन्य क्षुद्र त्रुटियों के बावजूद साहित्य को सच्चे अर्थों में प्रभावपूर्ण बना देता है। तो जो लॉन्जाइनस का उदात्त तत्व का सिद्धांत यहाँ पर ठहरता है और इस दृष्टि से बी विकल्प सही ठहरता है। अस्तित्ववाद के प्रवर्तक कौन ठहरते हैं, तो अस्तित्ववाद के प्रवर्तक की बात की जाती है तो सार्त्र, कामू, लेनिन और देरिदा की बात की जाती है। ये तीनों नहीं, सार्त्र जो है अस्तित्ववाद के प्रस्तोता ठहरते हैं। अगला प्रश्न है कि कल्पना को फैंटेसिया किसने कहा है, तो कल्पना को फैंटेसिया की बात जब हम करते हैं तो प्लेटो फैंटेसिया कहकर पुकारते हैं कल्पना को, तो यहाँ बी विकल्प सही ठहरता है। अगला प्रश्न है कि पश्चिम में प्रतिभा को क्या कहा जाता है, जीनियस, सुपीरियस, प्रज्ञा या विद्वान। दो विकल्प तो खारिज हो जाते हैं। ये ईगो के संबंध में अधिक आई है ये टर्म। यदि जीनियस देखा जाए तो पश्चिम में पश्चिम इस तरह लिखा जाना चाहिए, पश्चिम में प्रतिभा को जीनियस कहा जाता है। ए विकल्प यहाँ पर सही है। अगला जो प्रश्न है, पेरिप्सिस किसकी रचना है, तो जब हम देखते हैं लॉन्जाइनस का उदात्त तत्व का सिद्धांत पढ़ते हैं तो लॉन्जाइनस की कृति है पेरिप्सिस।
जो लेखों का संग्रह है उनके, ए विकल्प यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न यदि देखा जाए, द सेक्रेड वुड किसकी रचना है? तो द सेक्रेड वुड न इलियट, अरस्तु इनकी रचना नहीं है। अरस्तु द रिपब्लिक जो ग्रंथ है उसके माने जाते हैं, लेकिन जब क्रोचे की बात की जा रही है तो द सेक्रेड वुड जो रचना है वो क्रोचे की मानी जाती है। और ये पाश्चात्य जो आलोचक हैं, पाश्चात्य काव्यशास्त्र हैं, वो माने जाते हैं। तो द सेक्रेड वुड यहाँ पर देखी जाए तो क्रोचे की रिपब्लिक प्लेटो की रचना है, अरस्तु की नहीं, ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए। जुंग के अनुसार पिता पर अधिकार जमाने के लिए लड़की की अपनी माँ से प्रतिस्पर्धा को किस ग्रंथि के रूप में माना जाता है? तो परपीड़न रति ग्रंथि, इलेक्ट्रा ग्रंथि, आत्मपीड़न रति ग्रंथि, इडिपस ग्रंथि। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो जो जुंग कहते हैं वो इलेक्ट्रा ग्रंथि की बात यहाँ पर करते हैं, और इस दृष्टि से बी जो विकल्प है वो सही ठहरता है। व्यवहारिक आलोचना का संबंध किससे है? तो व्यवहारिक आलोचना की बात जब हम करते हैं तो कॉलरिज ये सिद्धांत लेकर आते हैं और वो व्यवहारिक आलोचना की बात करते हैं। ए विकल्प यहाँ पर सही ठहरता है। प्रत्यय सिद्धांत के जो प्रतिपादक जो हम जिसे कहा गया है प्रत्ययवादी सिद्धांत, वो प्लेटो लेकर आते हैं, अरस्तु अनुकरण का लेकर आते हैं। तो प्रत्यय सिद्धांत के प्रस्तोता प्लेटो माने जाते हैं। अगला जो प्रश्न है कि प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लेखक कौन हैं? तो प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म के जब लेखक की बात आती है तो वो वहाँ पर जो ठहरते हैं वो I.A. रिचर्ड्स ठहरते हैं, जो प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म नामक ग्रंथ वहाँ पर लिखते हैं। और इस तरह वो लिखकर I.A. रिचर्ड्स एक महत्वपूर्ण सौगात वहाँ पर देते हैं, जो साइकोलॉजी ऑफ म्यूजिकल प्रोडिगेजी होती है, और ये वो लेकर आते हैं। I.A. रिचर्ड्स इसके प्रस्तोता माने गए हैं। तो ये यहाँ पर ए जो नाम है वो सही ठहरता है। I.A. रिचर्ड्स इस ग्रंथ को लेकर आते हैं। संरचनावाद का संबंध किससे माना गया है? तो संरचनावाद को जब हम देखते हैं तो हर्बर्ट फूफो ये नहीं ठहरते, बल्कि क्लॉड लेवी स्ट्रास इसके प्रस्तोता ठहरते हैं। तो यहाँ ए विकल्प सही माना जाता है। आगे जो हिंदी रचनाओं से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उसमें पहला प्रश्न कि हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। उक्त कथन चंद बरदाई के संदर्भ में किसका है? तो यदि 61वें की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये कथन कहते हैं, चंद्रबरदाई के संदर्भ में कहते हैं, हिंदी के प्रथम महाकवि मानते हैं। एक प्रश्न ये तैयार होते हैं किसका संदर्भ में है? तो चंद्रबरदाई के संबंध में है। और किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। सी विकल्प यहाँ सही ठहरता है। अगला जो प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक किन विद्वानों ने माना है? तो वहाँ पर पूरी एक श्रृंखला ठहरती है जो रासो को प्रामाणिक और अप्रामाणिक मानते हैं। तो रासो को जिसने अप्रामाणिक माना है, यदि उनकी बात की जाए तो रासो को अप्रामाणिक मानने वाले में जो विद्वान हैं वो कवि राजा श्यामल दास हैं, क्योंकि मुनि जिनविजय कर्णटौर और हजारी प्रसाद जो द्विवेदी हैं वो इसे अप्रामाणिक नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर कवि राजा जो श्यामल दास है वो विकल्प यहाँ पर सही ठहरता है। तो ये एक बड़ा प्रश्न बनता है जब हम रासो ग्रंथों की बात करते हैं कि रासो ग्रंथों को किसने प्रामाणिक माना है, किसने अप्रामाणिक माना है। तो अप्रामाणिक में डॉक्टर बुलर मानते हैं और रामचंद्र शुक्ल मानते हैं, देवी प्रसाद मानते हैं, कवि राजा श्यामल दास मानते हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। तो यहाँ पर कवि राजा श्यामल दास आए हैं, तो सी विकल्प यहाँ पर ठहरता है। जब हम मुनि जिनविजय की बात करते हैं तो वो अर्ध प्रामाणिक मानते हैं। इसी तरह
यदि देखा जाए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी भी अर्ध प्रामाणिक मानते हैं, लेकिन कर्नल टॉड जो है वो प्रामाणिक मानते हैं। तो यहाँ पर अप्रामाणिक की बात की गई है और अप्रामाणिक में कवि राजा श्यामल दास यहाँ पर ठहरते हैं, इसलिए ये विकल्प यहाँ पर सही है। कबीर ने अपनी साखियों में सधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। यहाँ सधुकड़ी से शुक्ल का क्या तात्पर्य है? ये कथन जैसा कि स्पष्ट है शुक्ल का कहा गया है, और सधुकड़ी से तात्पर्य यहाँ पर क्या है? तो शुक्ल सधुकड़ी से तात्पर्य राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली से लेते हैं, ये स्पष्ट है, यहाँ पर कोई भ्रम की गुंजाइश ही नहीं है। सधुकड़ी से तात्पर्य राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली से है। अगला प्रश्न असंगत विकल्प का चुनाव करना है। तो पहला विकल्प है कि आचार्य शुक्ल ने धर्मदास द्वारा संकलित बीजक का समय संवत 1521 माना है, बिल्कुल सही है। बीजक में साखी, सबत और रमेनी संकलित है, बिल्कुल सही है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने कबीर ग्रंथावली का संपादन किया है, नहीं किया है, श्याम सुंदर दास ने किया है। अबुल फजल कृत आईने अकबरी में कबीर को मुवाहिज कहा गया है, बिल्कुल सही कहा गया है। तो तीनों जो विकल्प हैं वो सही ठहरते हैं, और जो विकल्प नहीं सही है वो यहाँ पर सी विकल्प है। जब हम देखते हैं तो ये विकल्प सही है और सी असंगत विकल्प ठहरता है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने कबीर ग्रंथावली का संपादन नहीं किया है, श्याम सुंदर दास ने किया है। सुमेलित करना है, और सुमेलित करने में कुछ पदों की पंक्तियां हैं, काव्योक्तियां हैं, उसमें सुमेलित करना है। पहला है कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल। तो बसो मेरे नैनन में नंदलाल की बात करते हैं तो मीरा पदावली से ये लिया गया है। प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। तो जब ये बात करते हैं तो प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, ये कौन कह रहे हैं? तो जब हम ये देखते हैं तो सूरदास ये बात कहते हैं कि प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, सूरदास की बात आती है। अब लो नसानी अब न नसे हो, ये बात तुलसी कहते हैं, तो तुलसी विकल्प आते हैं। और अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, ये कबीर कहते हैं। तो इस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो ब, स, द और अ, ये विकल्प सही बैठता है। ब उत्तर यहाँ पर सही होना चाहिए, ब, स, द और अ। अगला जो प्रश्न देखते हैं कि रैदास को किस संत कवि का गुरु माना जाता है? तो ये सर्वविदित है कि रैदास मीरा के गुरु थे, पहला विकल्प यहाँ पर सही है। आगे असंगत कथन का चुनाव करना है, और इस असंगत कथन में यहाँ पर सूर सारावली को सूर सागर की विषय सूची माना गया है, पहला विकल्प है। बच्चन सिंह ने सूर सारावली व साहित्य लहरी को प्रामाणिक माना है। सूर सारावली में 1107 छंद हैं, साहित्य लहरी में सुप्रसिद्ध 118 दृष्टिकूट पद हैं। तो यहाँ पर बच्चन सिंह ने इनको प्रामाणिक ही नहीं माना है, ये विकल्प गलत है। तो बी विकल्प यहाँ पर असंगत ठहरता है, वे अप्रामाणिक इसे मानते हैं। अगला प्रश्न है कि किस आलोचक ने सूर सागर को साहित्य की शास्त्रीय परंपरा से स्वतंत्र लोक गीतों की संरचना के अनुसार रचित गीतात्मक महाकाव्य कहा है? तो ये चंद्रबली पांडे, ब्रजेश्वर वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ये आलोचक नहीं कहते हैं, वरन मैनेजर पांडे ने ये कहा है। तो डी विकल्प यहाँ पर सही बैठता है। सूफी प्रेमाख्यानक परंपरा में आराध्य को प्राय किस रूप में देखा गया है? तो हम जानते हैं कि वहाँ प्रेयसी के रूप में देखा गया है। जायसी का पद्मावत इस दृष्टि से श्रेष्ठ ग्रंथ है, जिसमें वो पद्मावती को प्रेयसी के रूप में राजा रतन सेन देखते हैं। तो प्रेयसी के रूप में यहाँ पर देखते हैं। भावनात्मक रहस्यवाद यहाँ पर आता है। रचनाओं का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम लिखना है, और इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो चूंकि बर्वे नायिका भेद की बात यहाँ पर की जा रही है, आखिरी कलाम की वैराग्य संदीपनी और बर्वे नायिका भेद यहाँ पर फिर से आ गया है, तो बीसलदेव रासो इस विकल्प में होना चाहिए था। और इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो जो
रचनाओं का सही अनुक्रम यहाँ पर आएगा वो सी विकल्प होना चाहिए, लेकिन ये प्रश्न चूंकि यहाँ पर विकल्प गलत है तो ये खारिज हो जाता है ये प्रश्न। अगला जो प्रश्न है कि जायसी ने किस काव्य कृति में कयामत का जिक्र किया है, तो आखिरी कलाम में वे कयामत का जिक्र करते हैं। और जो अन्य जो रचनाएं हैं वो कोई शब्दकोश ग्रंथ की तरह हैं, लेकिन कयामत की जब बात करते हैं तो वो आखिरी कलाम में करते हैं। यदि अगला प्रश्न देखें कि आचार्य शुक्ल के अनुसार इस्लाम के अनुयायी कबीर को किनका शिष्य मानते हैं, तो कबीर का शिष्य वो तकी के शिष्य माने गए हैं। इस्लाम के अनुयायी ये मानते हैं और इस दृष्टि से बी विकल्प यहाँ पर सही ठहरता है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई रे, ये मीरा की पंक्ति है, हम जानते हैं। और ये मीरा जब मेरे पति होने की बात कर रही है तो जो नायिका का जो भाव है वो स्वकीय नायिका का भाव आ जाता है और इस दृष्टि से बी विकल्प यहाँ पर सही ठहरता है। अगला जो प्रश्न है कि रामानंद के भक्ति सिद्धांतानुसार समस्त संशयों के छेदक हैं, तो यहाँ पर राम शिव विष्णु ना होकर रामानंद ब्रह्म को मानते हैं और इस दृष्टि से डी विकल्प यहाँ पर सही ठहरता है। बिहारी सतसई जैसा कि बिहारी की कृति है जिसमें 716 दोहे हैं, रीति काल के रीति सिद्ध काव्यधारा का प्रमुख ग्रंथ है। और यदि इसमें देखें तो इसका प्रधान रस श्रृंगार रस ठहरता है। यद्यपि यहाँ श्रृंगार नीति और भक्ति की बात है, लेकिन प्रधान रस जो है श्रृंगार रस ठहरता है। बिहारी के संबंध में जनश्रुति क्या है, तो बिहारी जान नर्तकी से प्रेम करते थे। वे राजा जयसिंह के मंत्री बना दिए गए थे। राजा जयसिंह ने उनके दोहों से रुष्ट होकर उन्हें निष्कासित कर दिया गया था, ये गलत है। जान नर्तकी से प्रेम करते थे, ये भी गलत है। वे राजा जयसिंह के मंत्री बना दिए गए थे, ये भी गलत है। यहाँ डी विकल्प सही ठहरता है कि राज दरबार में बिहारी को हर एक दोहे की रचना पर एक अशर्फी मिला करती थी, तो डी विकल्प यहाँ पर सही है। राजा जयसिंह के कवि थे ये और हर दोहे की रचना पर एक अशर्फी इन्हें मिलती थी। बिहारी बड़े की देव का विवाद आधुनिक काल में किन आलोचकों के बीच चला, तो ये यदि देखा जाए तो आधुनिक काल में मिश्र बंधु और पद्म सिंह शर्मा के बीच ये विवाद चलता है। और अन्य कथनों पर हम विचार नहीं करते हुए सीधे सही कथन पर जाते हैं कि मिश्र बंधु और पद्म सिंह इसके सही विकल्प है। अगला कि घनानंद के काव्य की मूल प्रेरणा क्या थी, तो घनानंद चूंकि रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि है, प्रेम की पीड़ के कवि माने जाते हैं और इनकी मूल प्रेरणा सुजान मानी जाती है। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा घनानंद की समस्त रचनाओं का संपादन किस ग्रंथ के रूप में हुआ है, तो घनानंद ग्रंथावली के रूप में उन्होंने किया है। सी विकल्प यहाँ पर सही है। इन विकल्पों का चुनाव करना चाहिए। मोहम्मद शाह रंगीले द्वारा निष्कासित किए जाने पर घनानंद वृंदावन जाकर किस भक्ति संप्रदाय से दीक्षित हो गए, तो यहाँ पर जब बात की जाती है जैसा कि कृष्ण भक्त माने जाते हैं, घनानंद बार बार कृष्ण प्रेम से संबंधित प्रश्न भी करते हैं, तो निम्बार्क संप्रदाय से वो दीक्षित होते हैं। और इस दृष्टि से जो विकल्प आता है वो निम्बार्क संप्रदाय बी विकल्प माना जाता है, जहाँ कृष्ण भक्ति से संबंधित प्रश्न पद रचते हैं, लेकिन निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित जो कृष्ण और राधा के युगल रूप का वो चित्रण करते हैं। जयशंकर प्रसाद की अंतिम काव्य कृति कौन सी है, तो यहाँ आंसू, लहर, झरना और कामायनी की बात की जा रही है। जैसा कि हम जानते हैं आंसू का रचना काल 1925 ईस्वी है, लहर 1933 ईस्वी में, झरना पहले 1918 में आ जाती है और कामायनी 1936 ईस्वी में। तो इस तरह डी जो विकल्प है वो सही ठहरता है। स्थापना और तर्क से संबंधित प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और यहाँ पर कि कामायनी का नायक शास्त्रीय महाकाव्य के नायकों से भिन्न है, ये एक स्थापना की गई है। और इसका तर्क ये दिया गया है कि क्योंकि उसका अजनबीपन, जीवन के प्रति तुच्छता और स्वार्थ
बरतता है। तो कामायनी का जो नायक है वो शास्त्रीय महाकाव्यों के नायक से भिन्न ज़रूर है, चिंताग्रस्त दिखाए गए हैं मनु। तो यहाँ ए सही है, लेकिन जीवन के प्रति तुच्छता और स्वार्थ और अजनबीपन, ये जो बात है ये गलत है। तो यहाँ पर जो डी विकल्प है वो सही ठहरता है कि ए सही है और लेकिन आर गलत है। निराला की रचनाओं का सही अनुक्रम हमें देखना है। अनामिका, परिमल, तुलसीदास और गीतिका अणिमा, इन रचनाओं की बात की गई है। अनामिका की रचना 1923 ईस्वी में होती है, हमें ये ध्यान रखना है। परिमल 1930 में, परिमल की जो रचना है वो 1930 में होती है। गीतिका की रचना 1936 में होती है। इसी तरह यदि देखा जाए तो तुलसीदास की रचना 1938 में होती है और अणिमा की रचना 1943 में होती है। तो इस दृष्टि से यदि हम सही अनुक्रम जब हम देखते हैं तो अनामिका, परिमल, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938 और अणिमा, तो बी विकल्प यहाँ पर सही ठहरता है, जिसमें अनामिका 1923, परिमल 1930, तुलसीदास 1936, लेकिन यहाँ जो गीतिका जो रचना है वो 1936 और अणिमा 1943 में। तो इस दृष्टि से बी विकल्प यहाँ पर सही ठहरता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनका समय 1899 से 1961 ठहरता है, और अनामिका से लेकर सांध्य कांकली जो 1969 ईस्वी में लिखते हैं तक इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला जो प्रश्न है कि परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है तभी छायावाद की सृष्टि होती है, उक्त कथन किसका है? तो छायावाद की जो ये परिभाषाएं जब हम देखते हैं तो परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में, ये राम कुमार वर्मा का कथन जान पड़ता है। जब हम महादेवी वर्मा को देखते हैं तो महादेवी वर्मा कहती है कि छायावाद प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है और उसका मूल दर्शन वो सर्वात्मवाद बताती है, तो ये नहीं बैठता। यदि नंद दुलारे वाजपेयी की बात करते हैं तो मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार में छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है, ये नंद दुलारे वाजपेयी का कथन है। रामविलास शर्मा नगेंद्र का यहाँ पर प्रतिवाद करते हैं और वो कहते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है, वरन थौती नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। परंतु ये विद्रोह मध्य वर्ग के तत्वावधान में हुआ था, इसलिए उसके साथ मध्य वर्गीय असंगति, पराजय और पलायन की भावना भी जुड़ी हुई है। तो ये रामविलास शर्मा कहते हैं। यहाँ सही विकल्प बी यहाँ ठहरता है। अगला जो प्रश्न है कि कामायनी के संबंध में असंगत कथन का चुनाव कीजिए। तो कामायनी की कथावस्तु का आधार कृतिवासकृत रामायण है, या रामायण से कोई लेना देना ही नहीं है और कृतिवासकृत रामायण नहीं है, बल्कि ऋग्वेद और छांदोग्य उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण और श्रीमद् भागवत इसका आधार है। तो पहला ही असंगत नजर आ रहा है। उसके बाद कामायनी में मुख्य रस के रूप में शांत रस का प्रयोग सही है। प्रमुख छंद ताटक छंद है। कुल 15 सर्ग हैं जब हम बात करते हैं, और चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद, ये 15 सर्ग वहाँ नजर आते हैं। तो कृतिवासी कृत रामायण ये नहीं है, ए विकल्प यहाँ पर असंगत है। किस रचनाकार को छायावाद का शलाका पुरुष कहा जाता है? तो निराला को छायावाद का शलाका पुरुष कहा जाता है। ये ध्यान रखना चाहिए। जूही की कली निराला की पहली कविता है यदि देखा जाए तो, और वो 1916 में रचते हैं। और इसी तरह यदि देखा जाए तो भारत माता की वंदना को रामविलास शर्मा निराला की पहली प्रकाशित रचना मानते हैं। निराला को छायावाद का शलाका पुरुष भी कहा गया है। तो सी विकल्प है यहाँ पर। राम की शक्ति पूजा लंबी कविता में निराला ने किस छंद का प्रयोग किया है? तो यूँ तो देखा जाए तो निराला ही जो छंद मुक्त कविता को भी लेकर आते हैं। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। मुक्त छंद को रबर या केचुआ छंद भी कहते हैं, और निराला ही वे कवि रहे हैं जो कवित्व को जातीय छंद बताते हैं। लेकिन जब
लंबी कविता में बात करते हैं तो वो शक्ति पूजा छंद जो मौलिक छंद है उनका उसका प्रयोग करते हैं और बी विकल्प यहाँ पर सही ठहरता है। अगला जो प्रश्न है कि नई कविता वैविध्यमयी जीवन के प्रति आत्मचेतस की प्रतिक्रिया है। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। तो ये गजानन माधव मुक्तिबोध कहते हैं। मुक्तिबोध जो कि यदि तार सप्तक के भी महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं तो मुक्तिबोध की ये कथन है, ये ध्यातव्य रहना चाहिए। असंगत कथन का चुनाव करना है कि मुक्तिबोध को भयानक कवियों का कवि कहा गया है। बिल्कुल कहा गया है, फैंटेसी बहुत खूबसूरत रची है उन्होंने। मुक्तिबोध की कविताओं में नाटकीयता और रहस्यात्मकता व्याप्त है। बिल्कुल सही है। गजानन माधव मुक्तिबोध तार सप्तक के कवि हैं, बिल्कुल हैं। उनके काव्य संकलन भूरी भूरी खाक धूल का प्रकाशन वर्ष 1976 है। तो ये असंगत कथन वहाँ पर ठहरता है कि भूरी भूरी खाक धूल का जो प्रकाशन वर्ष रहा है वो 1976 है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर बी विकल्प जो है वो असंगत विकल्प के रूप में आता है। तो ये जो नई कविता की जो धाराएं रही हैं या प्रयोगवाद की जो धाराएं रही हैं उसके संबंध में ये प्रश्न है। और जब हम भूरी भूरी खाक धूल की बात करते हैं तो 1976 में प्रकाशित ना होकर ये संकलन 1980 में प्रकाशित हुआ था और जो हिंदी साहित्य की स्वातंत्र्योत्तर प्रगतिशील काव्यधारा की एक महत्वपूर्ण पुस्तक ये मानी गई है। अगला जो प्रश्न है कि हे अमा निशा उगलता गगन अंधकार खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवन चार अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुधि विशाल। ये पंक्तियां किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं तत्सम शब्दावली है। निराला की राम की शक्ति पूजा से ली गई है। जो राम और रावण का युद्ध हो रहा है, संशयग्रस्त राम जहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो सी यहाँ सही उत्तर है। असंगत कथन का चुनाव करना है कि प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था, बिल्कुल सही है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कायाकल्प मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रेमचंद का पहला उपन्यास, बिल्कुल सही है। प्रेमचंद का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास रूठी रानी है, ये भी सही है। गबन भारतीय जीवन की महागाथा है, ये गबन ना होकर गोदान जो है वो किसान जीवन की महागाथा है। गबन गाहस्थ्य जीवन का कहा जा सकता है उपन्यास, लेकिन गोदान भारतीय किसान जीवन की, कृषक जीवन की महागाथा। तो डी विकल्प यहाँ सही ठहरता है। अगला जो एक कथन है गोदान उपन्यास से लिया गया है कि ले जाओ मेहता तुम भी क्या याद करोगे, ब्याते ही 6 सेर दूध लेना, चलो मैं तुम्हारे घर तक पहुंचा दूं, शायद तुम्हें अनजान समझकर रास्ते में कुछ दिख करे। अब तुमसे सच कहता हूँ, मालिक 90 रुपए देते थे, पर उनके यहाँ गऊओं की क्या कदर। उसकी सेवा करोगे, प्यार करोगे, चुमकारोगे, गऊ हमें आशीर्वाद देगी। ये कथन भोला का है और जो भोला जो है वो महतो से कह रहे हैं, तो सी विकल्प यहाँ सही है। आपको पात्रों के नाम याद रखने चाहिए। गोबर जो है होरी का पुत्र है और इस तरह से ये कथन जब आप उपन्यास पढ़ते हैं तो ये कथन का भी ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पर भोला का ये कथन है। अगला जो प्रश्न है कि मृणाल जैनेन्द्र के किस उपन्यास की पात्र है? तो मृणाल की जब बात करते हैं तो मृणाल जो त्यागपत्र उपन्यास है जैनेन्द्र, उसकी पात्र के रूप में यहाँ पर सामने आती है। और ये विकल्प, चूंकि आपको सीधे सीधे विकल्पों का ध्यान रखना है, तो जैनेन्द्र के उपन्यास त्यागपत्र की जो महत्वपूर्ण पात्र के रूप में यहाँ पर नजर आती हैं। अगला प्रश्न कि मन्नू भंडारी कृत आपका बंटी का जो उपन्यास है उसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका 1971 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। ये प्रकाशन वर्ष ध्यान रखना है। बी विकल्प यहाँ पर सही ठहरता है। अगला प्रश्न कि आलोचक के मुख से किस आलोचक के व्याख्यानों का संकलन है? नामवर सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ रॉय जो निबंधकार हैं। इन 4 विकल्प दिए गए हैं, लेकिन नामवर सिंह सही विकल्प है जिनकी कृति है आलोचक के मुख से। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंधों का संकलन कौन सा है? तो यदि हम देखें तो आलोक पर्व, विचार और वितर्क, माटी हो गई सोना और कुछ उथले कुछ गहरे। तो माटी हो गई सोना और कुछ उथले
कुछ गहरे जो हैं वो नहीं हैं। माटी हो गई सोना कन्हैयालाल मिश्र का संस्करणात्मक शैली का जो ग्रंथ है, लेकिन यहाँ पर आलोक पर्व और विचार और वितर्क ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के संकलन है, तो पहला विकल्प यहाँ पर सही बैठता है। अगला जो प्रश्न है कि मार्क्सवादी आलोचक कौन नहीं है। रामविलास शर्मा मार्क्सवादी आलोचक हैं, नामवर सिंह मार्क्सवादी आलोचक हैं, और विजयदेव नारायण शाही और शिवदान सिंह चौहान में देखें तो शिवदान सिंह चौहान मार्क्सवादी आलोचक नजर आते हैं, लेकिन विजयदेव नारायण शाही नहीं, तो सी विकल्प यहाँ पर सही है। अगला जो प्रश्न देखें कि आत्मकथा जीवन की कुछ घटनाओं और अनुभूतियों की एक अभिव्यंजना है, उक्त कथन किसका है? तो क्या ये बच्चन सिंह ने कहा है, या हरिवंश राय बच्चन, या वियोगी हरि और मैनेजर पांडे? तो वियोगी हरि का ये कथन है, आत्मकथा के संबंध में ये बात वो लिखते हैं, तो सी विकल्प यहाँ पर सही ठहरता है, और इस तरह सी विकल्प का चुनाव प्रतिभागियों को करना चाहिए। आत्मकथा के संबंध में अनेक परिभाषाएं आती हैं, और उसमें यदि देखा जाए तो वियोगी हरि की ये आत्मकथा के संबंध में ये कथन है। अगला जो प्रश्न है कि घुमक्कड़ वृहत्त्रयी के नाम से किसे जाना जाता है? तो घुमक्कड़ वृहत्त्रयी की जब हम बात करते हैं तो वहाँ निसंदेह राहुल सांकृत्यायन, अज्ञे और नागार्जुन आते हैं, और ये विकल्प सही बैठता है। बी विकल्प राहुल सांकृत्यायन, अज्ञे और नागार्जुन को यहाँ पर देखना चाहिए। हम हशमत रेखाचित्र के रचनाकार कौन हैं? तो पहले तो ये कि हम हशमत रेखाचित्र विधा की रचना है, एक प्रश्न ये बनता है, और फिर कृष्णा सोबती इसका सही आंसर है, सही उत्तर है, तो बी विकल्प का चयन यहाँ पर करना चाहिए। तो जैसा कि हम देखते हैं तो विभिन्न विधाओं से संबंधित और हिंदी साहित्य से संबंधित जो प्रथम प्रश्न पत्र है और व्याकरण के प्रश्न भी यहाँ समावेशित हैं। इन सभी प्रश्नों को समावेशित करते हुए इस प्रश्न पत्र का निर्माण किया गया है, जिसके जो समाधान करने का और जिज्ञासाएं शमन करने का प्रयास हमने यहाँ किया है। आगे और भी हम ऐसे प्रयास करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।